नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 365 में। मेरा नाम है चंद्रेश उपाध्याय और आप देख रहे हैं हिस्ट्री 365। जैसा कि आप सभी को पता है कि जो एमए और बीए की जो सीरीज है वो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं। तो उसमें जो हमारा पहला संस्करण है उसकी तरफ से हम आगे बढ़ रहे हैं। जैसा कि हम आप सभी जानते हैं, ये जो भी क्लास डेली बेसिस पे हो रही है वो बीए सेकेंड सेमेस्टर और एमए फर्स्ट सेमेस्टर की जो फर्स्ट पेपर है उस पर आधारित हो रही है और हम लोग डेली जो है अपनी क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि आज जो हमारा टॉपिक है, यानी कि हमने जो पहले क्लास किए हैं उनके आधार पे देखें तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो मौर्य वंश के शासक चंद्रगुप्त के पुत्र अजातशत्रु जो है, सॉरी माफ कीजिएगा, जो बिंदुसार है उनके ऊपर है। तो उन्हीं के ऊपर आज जो हमारा क्लास है चलेगा। तो पहले हम देख लेते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य की जो बातें थी जो हमने कल डिस्कस की थी और जो हमसे कल छूट गई थी उसको हम आज देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में एक मैं आपको जो बेसिक जानकारी है वो दे दूं, ताकि जो कल का जो क्लास हुआ था उसका हमारा जो एक कड़ी है वह स्थापित हो सके। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो मौर्य वंश के संस्थापक थे और इनके बारे में जो मैंने सारी इनके जीवन परिचय के बारे में जो सारी बातें थी वो बताया था और यूनानियों ने इन्हें किस नाम से संबोधित किया था ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारा चंद्रगुप्त मौर्य है इन्हीं के ऊपर इन्हीं के जो पुत्र हैं उनका नाम है अजातशत्रु, सॉरी माफ कीजिएगा, बिंदुसार है और उन्हीं के ऊपर जो हमारा आज क्लास है वो चलेगा। हो सकता है क्लास थोड़ा बड़ा भी हो सकता है और थोड़ा छोटा भी हो सकता है, क्योंकि जो बिंदुसार है वो एक परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इनकी इनसे भी हमारे जो क्वेश्चन है इनसे भी रिलेटेड हमसे जो क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। हालांकि जो मैं आप सभी को देता हूँ वो बेसिक से लेके हाईएस्ट क्वालिटी के जो मतलब हो सकते हैं एग्जाम, उन सभी के लिए आपके लिए यह जो मैं पेपर करवाता हूँ वो आपको उन सभी के लिए अनिवार्य रूप से चलता है। तो आप देखेंगे कि मैंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जैसा कि बताया था कि ये मौर्य वंश के संस्थापक थे। इनका नाम चंद्रगुप्त मौर्य था और इनकी जो जीवन के परिचय था वो मैंने आपको दिया था। इनके जो प्रधानमंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री जो इनके प्रधानमंत्री थे वह हमें जो चाणक्य इनके गुरु हैं, आप देखेंगे कि इनके गुरु हैं चाणक्य। वो हमें विष्णुगुप्त, कहीं पे कौटिल्य मिलता है, कहीं पे चाणक्य मिलता है, कहीं पे विष्णुगुप्त मिलता है। तो मैं आपको बता दूं कि विष्णुगुप्त जो थे, विष्णुगुप्त वह इनके प्रधानमंत्री थे। इनके गुरु भी थे, प्रधानमंत्री भी थे। ऐसे करके आप समझेंगे कि इनके एक जो कह सकते हैं कि जो इनके राजकाज में इनका जो हाथ बटाते थे वो विष्णुगुप्त ही थे, यानी कि कौटिल्य थे। इनकी जो अर्थशास्त्र है उनमें हमें मौर्य वंश के बारे में जो वर्णन है वो हमें देखने को मिलता है। मैंने आपको बताया था कि कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इसमें हमें जो जानकारी है मौर्य वंश के बारे में वो अच्छी जानकारी हमें मिलती है। इसके बाद बौद्ध अगर ग्रंथ हम देखें तो दिव्यावदान, उसमें भी हमें जो जानकारी है उसमें मौर्य वंश के बारे में हमें जो जानकारी है वो देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो हमारी अब आगे की क्लास होगी वो इन्हीं पे आधारित होगी। कुछ चीजें हैं जो कि मैंने कल छोड़ी थी, आज मैं उसको फिर से कंटिन्यू करता हूँ। तो जो हमारी कल की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको ये नहीं बताया था कि चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानियों ने किस नाम से संबोधित किया है। तो मैं आपको बता दूं, चंद्रगुप्त मौर्य को आपको तीन चार नाम आपको देखने को मिलते हैं। कहीं पे सुडगोत्रस ऐसा करके आपको तमाम नाम देखने को मिलते हैं। जो इनमें से इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताता हूँ। यूनानी यूनानियों के दिए गए नाम, जो यूनानियों ने चंद्रगुप्त मौर्य को नाम दिए हैं वो सेड्रोकोटस, कहीं पे आपको सेड्रोकोटस में मिलेगा, कहीं पे वहाँ पे जो मेगास्थनीज ने लिखा है वो सेड्रोकोटस है और कहीं पे सेड्रोडोकस मिल जाता है, कहीं पे आपको सेड्रोकोटस मिल जाता है। ऐसे करके जो तमाम विदेशी यात्री हैं उन्होंने तमाम आपको नाम देखने को मिलेगा। तो आपको एक जो इसमें से मेजर पॉइंट है, यानी कि जो आपको सटीक जो जानकारी है उसके आधार पे हम देखेंगे तो इनका नाम हमें जो देखने को मिलता है वो
साइड्रोकोटस। आपको इस नाम को याद में रखना है, क्योंकि यह जो नाम है वह ज्यादा ज्यादा प्रामाणिक है, और ज्यादा हमारे जो प्रश्न जो हमारे पूछे जाते हैं परीक्षा में, उसमें इसी नाम को ज्यादा अवेलेबल यानी कि ज्यादा प्रामाणिक माना जाता है। तो आपको इस नाम को ज्यादा याद रखना है। हालांकि तमाम बातें हमें इनके बारे में है, इनकी मृत्यु को लेकर, इनके धर्म को लेकर। मैंने आपको धर्म के बारे में बताया था कि जो चंद्रगुप्त मौर्य का धर्म था, इनका जो धर्म था वह जैन धर्म के अनुयायी थे। हालांकि ब्राह्मण जो ग्रंथ हैं वो कहते हैं कि ये शूद्र थे, तो इनकी जो धर्म थी वो कहीं पे आपको शूद्र देखने को मिलता है, तो कहीं पे आपको जैन देखने को मिलता है, कहीं पे बौद्ध कहते हैं कि बौद्ध हमारे धर्म के हैं, तो इन्हें जैन धर्म का अनुयायी माना जाता है। जैन धर्म का माना जाता है। और इनकी जो आप जब देखेंगे कि जो इनकी मृत्यु का वर्ष है वह 298 ईसा पूर्व में, 298 ईसा पूर्व में श्रवण गोला, मैंने आपको बताया था कि श्रवण गोला की एक पहाड़ी है, वहां पे इनका जो मृत्यु हुआ था। संथारा प्रथा जैन धर्म का एक प्रथा है, जिसके आधार पे आप अपने प्राणों को त्यागते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ सांसों के यानी कि वायु के ही जो वायु पर ही निर्भर रह के आपको जिंदा रहता है। आपको खाना और पानी दोनों का त्याग करना पड़ता है, और उसके बाद आप भोजन भी ग्रहण नहीं करते और आप पानी भी नहीं पीते हैं। तो आपकी इसी प्रथा के साथ धीरे धीरे करके आप मृत्यु को प्राप्त होते हैं। तो इसी प्रथा को करते हुए श्रवण बेलगोला में श्रवण बेलगोला श्रवण बेलगोला में इन्होंने संथारा प्रथा से अपने प्राण को त्यागा। अपने प्राणों को त्यागा, सॉरी, इन्होंने अपने प्राणों को संथारा प्रथा आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे इन्होंने अपने प्राणों को किस प्रथा के अंतर्गत त्यागा था। तो आपको इस बात को नोट रखना है कि जो जैन धर्म के संथारा प्रथा है, जिसमें भूखा रह के इंसान अपनी प्राणों को त्यागता है, देह को त्यागता है, उस प्रथा के आधार पे इन्होंने अपने प्राणों को त्यागा था। उसके बाद हम देखते हैं कि इनके प्राणों को त्यागने के बाद यानी कि इनका जो टाइम पीरियड, हालांकि जन्म के जो प्रमाण है वो तो हमको नहीं मिलते, तो इनका जो मौर्य वंश पे जब इनका मतलब आप समझ लीजिए कि जब ये मौर्य वंश पे अपना स्थापत्य स्थापित करते हैं, तो वहां पे इनका जो टाइम है वो तो आपको मैंने पहले बता दिया था, 322 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व। और जो मृत्यु का टाइम है, हालांकि मृत्यु का तो जो प्रमाण है वो हमको ना तो इनके जन्म का प्रमाण हमें देखने को मिलता है और ना ही मृत्यु का प्रमाण देखने को मिलता है। तो आप देखेंगे जो इनके पुत्र बिंदुसार है, जब उनका राज्याभिषेक होता है तो उसी के टाइम पीरियड के आसपास का जो टाइम पीरियड है उसको हम इनके टाइम पीरियड, इनके मृत्यु का टाइम पीरियड मान सकते हैं, क्योंकि पहला ऐसा मान्यता हमको जो प्रमाण है, ऐसे जो पौराणिक मान्यता है कि माना जाता है कि जब तक जो पिता जिंदा रहता, यानी कि जब तक राजा जो था उस जब तक वह जिंदा रहता था तब तक उसके पुत्रों को राज्याभिषेक करने की अनुमति नहीं थी। ऐसा शास्त्रों में हमें देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि जो चंद्रगुप्त मौर्य है, इनके जन्म के बारे में हमें कोई प्रमाण देखने को नहीं मिलते, इनकी मृत्यु के भी हमको कम से कम प्रमाण देखने को मिलते हैं। हालांकि जैन ग्रंथ में हमें इनकी प्राण को त्यागने का, यानी कि जो आप श्रवण बेलगोला है वहां पर इन्होंने अपने प्राण को त्यागे हैं और संथारा प्रथा से, तो इस यह भी उल्लेख हमें देखने को मिल जाता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि अब जो हमारा अगला टॉपिक है, जो मैंने इनके बारे में कल की छूटी हुई बातें थी वो आज आपको बता दी है, और इनके बारे में जो और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी वो मैं आपको आगे बताता हुआ चलूंगा। जो मुझे आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से उचित लगेगा वो मैं आपको बताता हुआ चलूंगा। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, अब जो हमारा टॉपिक है वह है बिंदुसार के ऊपर। यानी आप देखेंगे कि इनके जो पुत्र है बिंदुसार, या कहीं कहीं पे हमें अमित्र घात भी उल्लेख देखने को मिलता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, या
अमित्र घात, अब इनका जो टाइम पीरियड है आपको बता दूं कि जो इनका टाइम पीरियड है वह 298 ईसा पूर्व से, आपको बता दूं कि यही टाइम पीरियड जो मैंने यहाँ पे आपको पहले से लिख रखा है वही टाइम पीरियड इनका 298 ईसा पूर्व से ईसा पूर्व से 273 ईसा पूर्व के आसपास का हमें जो है वह देखने को मिलता है। 273 ईसा पूर्व। आपको जब टाइम पीरियड बताना है तो आपको इस बात को नोट रखना है कि आपको वहाँ पे लगभग का प्रयोग करना है, क्योंकि जो टाइम पीरियड है वो जब शोध नए होते हैं तो वह टाइम पीरियड थोड़ी सी चेंजिंग आ जाती है। जब हमें उनके बारे में कुछ प्रमाण देखने को मिल जाते हैं तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड होता है तो उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया जाता है, यानी कि आपको बता दिया जाता है कि जो टाइम पीरियड है वो लगभग कहीं पे कुछ संशोधन भी हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि इतिहास की कोई भी तारीख आपको ईसा पूर्व में जो मिलती है वह लगभग करके ही अगर आपको जो बड़े बड़े प्रोफेसर हैं वो लगभग करके बताते हैं, क्योंकि यह तारीख कभी भी पुष्टि अभी इसकी नहीं हो पाई कि ये एकदम एग्जैक्ट था, क्योंकि हमें प्रमाणों के आधार पर मिलता है तो कहीं भी प्रमाण का जो आधार है वो थोड़ा आगे और थोड़ा पीछे ऐसे देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि जो बिंदुसार है वह इनके पुत्र हैं। आप इनके बारे में बता दूं कि जो बिंदुसार है इनका जो दूसरा नाम है वो अमित्रघात है, और जो इनकी माता है आपको बता दूं कि जो इनकी माता है सुधरा चंद्रगुप्त मौर्य, गुप्त मौर्य और सुधर्या, सुधर्या ये इनकी माता है। जो हमें नाम प्रमाणित देखने को मिलता है सुधरा, यह इनकी माता है। जो हमें चंद्रगुप्त मौर्य और सुधरा के पुत्र बिंदुसार हैं। अब इनके जो बिंदुसार नाम पर एक इनका जो वर्णन हमें देखने को मिलता है वो यह है कि बिंदुसार का जो नाम है वह इनके कहीं कहीं पुराणों में हमें देखने को मिलता है कि जो बिंदुसार या अमित्र घाट जो है उनका यह मिलता है कि अपने जो दुश्मन है यानी कि जो शत्रु है उनका नाश करने वाला जो है वो बिंदुसार है। और कहीं कहीं भी ऐसा उल्लेख हमें देखने को मिलता है कि इनके मस्तक पर एक बिंदी होने के कारण इनको बिंदुसार कहा गया है। बिंदुसार के ऊपर पर बिंदु होने के कारण इनको बिंदुसार कहा जाता है। कहा जाता है। इनके नाम को लेकर विद्वानों में कई हमें मतभेद देखने को मिलते हैं कि इन्होंने क्या क्या इनके नाम जो हैं वो कहीं पे आपको बिंदुसार मिलेंगे, कहीं पे अमित्रघात मिलेंगे, कहीं पे ऐसे आप तमाम जो नाम है इनके देखने को मिलते हैं। जो प्रमाणिक नाम है वो मैंने आपको बताया कि बिंदुसार और अमित्रघात देखने को मिलता है कि अपने दुश्मनों का नाश करने वाला यानी कि उनको घात पहुंचाने वाला जो है वो बिंदुसार है। इस प्रकार से हमने देखा कि जो बिंदुसार के टाइम पीरियड है वो देखा, और इनका जो राज्याभिषेक हुआ है वह 298 ईसा पूर्व, मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो इनका राज्याभिषेक है 298 ईसा पूर्व में हमें देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम आगे जब बढ़ेंगे तब उसके बाद देखेंगे कि जो इनकी एक एक और बात आपको बता दूं कि जो बिंदुसार का मतलब पैदा होने की जो तकनीक थी वह सर्जरी की थी। यानी आप देखेंगे कि जब बिंदुसार जब पैदा होते हैं तो वह सर्जर प्रथा से पैदा होते हैं। सर्जर तकनीक से आज का जो आज के आधुनिक, जैसा कि हम देखते हैं कि ऑपरेशन होता है, तो वही चीजें प्राचीन काल में हमें बिंदुसार के पैदा होने पर दिखती है कि बिंदुसार सर्जन प्रथा तकनीक से
पैदा हुए थे। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो आधुनिक में हमें बच्चों के पैदा होने का जो हमें साक्ष्य मिलता है कि जो बच्चे ऑपरेशन से पैदा होते हैं उनको हम प्राचीन काल में देखते हैं तो हमें एक प्रमाण देखने को मिलता है कि सर्जन प्रथा हमारी जो चिकित्सा था वो इतना डेवलप था कि बिंदुसार भी सर्जन प्रथा से ही पैदा होते हैं और इनके बारे में हमें भी ये वर्णन देखने को मिलता है। तो उसके बाद हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमें ऐसे जानकारी मिलती है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सॉरी माफ कीजिएगा, जो बिंदुसार थे उन्होंने अपने साम्राज्य को इनके जो साम्राज्य था उसका जब विस्तार किया था तो उसमें 16 राज्यों का वर्णन देखने को मिलता है। आपको बता दें कि दिव्यावदान के अनुसार दिव्या अनुसार दिव्यावदान के अनुसार हमें देखने को मिलता है कि इन्होंने 16 प्रदेशों को जीता था, 16 प्रदेशों को जीता था और एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक जो इनका राज्य था उसको विस्तार किया था। यानी कि आप देखेंगे कि एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अपने राज्य का विस्तार किया था। अपने राज्य का विस्तार किया था। तो हमने देखा कि चंद्रगुप्त मौर्य के बाद भी जो इनका साम्राज्य का विस्तार है वो लगातार होता रहा और देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको पहले से ही एक बड़ा साम्राज्य जो था वो दिया था। जैसा कि हम जानते हैं कि आधुनिक भारत आप देखेंगे कि पाकिस्तान, काबुल, कांधार, अफगानिस्तान के जो हिस्से थे पश्चिम उत्तर भारत के, वो सारे के सारे, कश्मीर, इधर के जो सारे के इलाके थे वो पहले से ही चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने राज्य में मिला लिया था। और हमें प्रमाणों में आप देखेंगे कि एक जो हमें आप जब जाएंगे दक्षिण भारत में तो आपको दो वहाँ पे जो अहनानूर और एक अमुलनार नामक एक जो आपको कविता देखने को मिलेगी, एक ग्रंथ देखने को मिलेगा। उसमें ऐसा वर्णन किया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने उन सभी के राज्यों को अपने राज्य में मिला लिया था। अहनानूर में भी हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। चंद्रगुप्त मौर्य की बात कर रहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे एक तथ्य छोड़ गया था, अभी याद आया तो मैंने आपको सोचा बता दूं कि अहनानूर में और जो एक मामूलनार नामक ग्रंथ है जो तमिल ग्रंथ है, बता दूं आपको कि तमिल ग्रंथ मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बता रहा हूँ कि तमिल ग्रंथ अहनानूर अहनानूर और अहनानूर और मामूलनार में उल्लेख देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत के काफी ऐसे इलाके थे जिसको इन्होंने अपने राज्य में मिला लिया था। आपको जब अशोक के जब अभिलेख देखने को मिलते हैं तो चेर, चोल और पांड्य, चेल, चोल, पांड्य ही एक ऐसे दक्षिण भारत के कुछ राज्य हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि जिस पर अशोक ने भी अपना आधिपत्य जो था उसको स्थापित नहीं किया था। तो संभवतः ऐसा माना जाता है कि अशोक ने जिन राज्यों को स्थापित नहीं किया था, मतलब अपने साम्राज्य में नहीं मिलाया था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य में पहले से ही मिले हुए थे। और उसके बाद आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में जो हमें अहनानूर और मामूलनार में जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है उसमें यह मिलता है कि दक्षिण भारत के काफी इलाके ऐसे थे जिनको चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने साम्राज्य में स्थापित किया कर लिया था। आपको बता दें कि जो चंद्रगुप्त मौर्य ने जब मगध पे साम्राज्य स्थापित किया था तो 322 ईसा पूर्व से लेकर 305 ईसा पूर्व के बीच के हमें जो कुछ कालक्रम है या कुछ घटनाएं हैं वो हमें देखने को नहीं मिलती। उसके बाद हम देखते हैं कि जब विदेशी आक्रमणकारी सेल्यूकस निकेटस 506 ईसा पूर्व या 505 ईसा पूर्व में सॉरी माफ कीजिएगा 305 ईसा पूर्व में जब भारत पे आक्रमण करते हैं तब से हमें चंद्रगुप्त मौर्य के विजय जो साम्राज्य विजय है उसका जो उल्लेख है वो देखने को मिलता है। हालांकि इन जो इस मैंने आपको बताया कि जो इन वर्षों का गैप हमें देखने को मिलता है ऐसा संभवतः तो विद्वान मानते हैं कि उस समय चंद्रगुप्त मौर्य दक्षिण भारत की विजय में अपना
कार्य करता है अपनी सेना को दक्षिण भारत का जो विजय है, दक्षिण भारत के जो प्रांत है उनको अपने राज्य में हस्तांतरित करने का जो है वो प्रयास करता है, युद्ध लड़ता है। ऐसा जो उल्लेख हमें देखने को मिलता है वह तमिल ग्रंथ के यह जो दो ग्रंथ हैं उनमें भी हमें यह चीजों का वर्णन देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि दक्षिण भारत में भी चंद्रगुप्त मौर्य के जो राज्य थे वो फैले हुए थे। तो हम उनकी बातों को मद्देनजर करते हुए हम देखेंगे कि दिव्यावदान में हमें भी ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि जो बिंदुसार थे उनका जो उन्होंने 16 प्रदेशों में अपना साम्राज्य को फैलाया हुआ था। और तारानाथ का भी यह सेगमेंट हमें देखने को मिलता है कि तारानाथ में भी ऐसा उल्लेख किया है कि बिंदुसार जो थे उन्होंने 16 प्रांतों में अपना जो विजय था उसको स्थापित किया था और उसके बाद हमें एक समुद्र से दूसरे समुद्र तक अपने राज्य को फैलाया था। उसके बाद हम देखेंगे दिव्यावदान से हमें ज्ञात होता है। अब हम आएंगे कि चंद्रगुप्त जो समुद्र माफ कीजिएगा, जो बिंदुसार थे इनके साम्राज्य में जो उस समय युद्ध की नीति थी उसमें हमें देखने को मिलता है कि इनके साम्राज्य में दो हमें विद्रोह हैं वो जो देखने को मिलते हैं। आपको बता दो इनके साम्राज्य में दो विद्रोह हैं जो हमें देखने को मिलते हैं और दोनों विद्रोह लगभग ऐसा माना जाता है, विद्वानों में अभी मतभेद है कि जो दोनों विद्रोह हैं वह तक्षशिला में हुए थे कि नेपाल की जो सख जाति थी। मैंने आपको अभी आगे आपको बताऊंगा। तो उनके ऊपर पहले मैं इसको साफ कर लेता हूँ थोड़ा सा। आप इन सभी को नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि जो ये टॉपिक्स हैं ये आपको आगे की जो परीक्षा होंगी, आप किसी भी फील्ड में तैयारी करेंगे तो ये जो टॉपिक्स होंगे वो आपके लिए एक अच्छे पाठ्य सामग्री के रूप में कार्य करेंगे, आपका साथ देंगे। इसको इस प्रकार से आप नोट करते हुए चलिएगा क्योंकि यह आपको आगे की जो परीक्षाएं होंगी उसमें भी यह कार्य करेगा। अगर आपको टीचर की फील्ड में अगर जाना होगा तो वहाँ पे भी आपको यह काफ़ी सहायक होगा कि जो मैं आपको क्लास करवाता हूँ ऐसा नहीं है कि ये एमए और बीए के लिए ही बस अवेलेबल है। ये आप यूपीएससी के भी मैं आपको जो प्रोवाइड कराता हूँ, जो यहाँ पे सामग्री मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ वो काफ़ी ज़्यादा डीप होते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब निकाले गए होते हैं, यानी कि मैं काफ़ी ज़्यादा शोध करता हूँ। उसके बाद मैं आप सभी के लिए यह जो क्लास होती हैं वो लेकर आता हूँ, उसके बाद मैं आपको यह क्लास देते हैं। हो सकता है कि मेरे बोलने के थोड़े अभी तरीके जो हैं वह थोड़े से ऊपर नीचे होते हैं, तो उस प्रकार से आप देखेंगे कि मैंने आपको बताया कि जो बिंदुसार है इनके शासन काल में, यानी कि जब इनका शासन चल रहा था तो उस समय इनके राज्य में दो विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। दो विद्रोह को मिलते हैं। इसके आधार पर मैं आपको बता दूं कि जो दो विद्रोह हो रहे हैं उसमें से जो पहला विद्रोह है वो उत्तरापथ। आपको बता दूं कि पहले ये बता दो कि यह जो हमें जानकारी है वो मिलती कहाँ से। तो आपको बता दो कि दिव्यावदान में जानकारी मिलती है। दिव्यावदान में हमें यह जानकारी देखने को मिलती है, क्योंकि बौद्ध ग्रंथ है दिव्यावदान, वहां पे हमें यह जानकारी देखने को मिलती है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि दो विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। पहला जो विद्रोह है वह होता है उत्तरापथ। एक राज्य पथ है, आपको बता दें कि एक राज्य मार्ग था जिसका नाम था उत्तरापथ और दक्षिणापथ। तो जो दक्षिण भारत की यात्रा करने के लिए जो हमें मार्ग अवेलेबल होता था प्राचीन काल में उन्हें दक्षिणापथ कहा जाता था। और जो उत्तर भारत में मार्ग हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के आज का जो हम जीटी रोड देखते हैं, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड जो आज हम देखते हैं, वह कहीं ना कहीं हमें उत्तरापथ के मार्ग का ही अनुसरण करने को मिलता है कि यह उत्तरापथ ही है जो जीटी रोड के नाम से हमें देखने को मिलता है। तो हम देखेंगे कि जब चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हम देखेंगे, जब मैंने आपको बताया था उसमें आपको बताना मैं भूल गया था कि जो जीटी रोड है, आपको बता दें कि ग्रांड ट्रंक रोड, वह हमें जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है उसमें हमें यह वर्णन मिलता है कि उत्तरापथ और दक्षिणापथ जिसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने शासन काल में करवाया था, जो कि शेरशाह सूरी ने जब आप देखेंगे, जब मुगल काल में आप पढ़ेंगे यानी मध्यकालीन भारत आप जब पढ़ेंगे तो वहां पे हमें एक सूर्यवंश नामक शासक का उल्लेख देखने को मिलता है। जब मुगल वंश के बीच में जब सूर्यवंश आता है तो वहां पे हमें एक शासक का नाम देखने को मिलता है जिनका नाम था शेरशाह सूरी। तो उन्होंने जीटी रोड यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया। तो ऐसा नहीं है, यह प्राचीन काल में भी यह जो रोड था वह चल रहा था, इसका जो निर्माण था वो चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था।
तो जो ये बातें थी मैंने आपको बता दी। उसके बाद 1739 में हमें एक विद्वान देखने को मिलते हैं जिन्होंने इस जब हमारे भारत में अ, कह सकते हैं कि नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बता दूंगा आगे जब आपको आधुनिक भारत पढ़ाऊंगा तो ये सारी जो जानकारी है वो मैं आपको दे दूंगा। ईडब्ल्यूडी की जब माफ कीजिएगा, जब ईडब्ल्यूडी का जब हमारे देश में निर्माण होता है तो उस समय जब रोडों की जो पक्कीकरण, यानी कि आप देखेंगे कि जो रोडों को पक्कीकरण करने का जो व्यवस्था है वहां पे हमें देखने को मिलता है। तो यही रोड है जिसको विद्वान का नाम नहीं याद आ रहा, मैं आपको बता दूंगा। उन्होंने इसी को जीटी रोड कहा था, यानी कि ग्रांड ट्रंक रोड कहा था। तो मैं आपको बता दूं कि दो विद्रोह हमें देखने को मिलते हैं। उत्तरापथ उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला। आपको बता दें कि मैंने जब 16 महाजनपद पढ़ाया था तो उसमें मैंने बताया था कि गांधार की जो राजधानी थी वह तक्षशिला थी। तो ये वही तक्षशिला है कि जहाँ पे प्राचीन काल में विद्यापीठ आपको देखने को मिलेगा कि जो कौटिल्य थे वो यहीं के अध्यापक थे। तो उन्होंने यहीं से विद्या प्राप्त की थी। चंद्रगुप्त मौर्य ने भी यहीं से विद्या अध्ययन किया था। अजातशत्रु ने भी। और आप देखेंगे कि जो एक मैंने आपको बताया था जीवक नामक एक राजवैद्य का मैंने बताया था जो बिंबिसार के राजवैद्य थे, वह जाते हैं जब अवंती के शासक चंड प्रद्योत को जब फिलिप नामक एक हो जाता है, यानी कि फिलिप नामक एक रोग हो जाता है, उसी को सुधारने के लिए वह जाते हैं जीवक। तो मैंने उसका जो ये सब बातों का जो मैंने समावेश है वो अपने पहले की वीडियो में कर दिया, तो आप चाहें तो उनको देख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि उत्तरापथ है, उसकी राजधानी तक्षशिला है। यहाँ पे विद्रोह होता है, वहां पे विद्रोह होता है। इस विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने सुसीम या कहीं पे देखिए आपको बता दें कि जो बिंदुसार के पुत्र हैं उनमें सुसीम और अशोक और एक है वत्स। आपको बता दें कि जो उनके सबसे छोटे बेटे हैं उनका नाम है तिस्य। माफ कीजिएगा, आपको जो उल्लेख देखने को मिलता है वो यह है, जो उनकी पहले तो आपको उनकी 16 रानियों का उल्लेख देखने को मिलेगा। उसके बाद उन 16 रानियों से 101 पुत्र उत्पन्न होने का जो साक्ष्य वो हमें देखने को मिलता है। उसके बाद हमें देखने को यह मिलता है कि जो सबसे बड़े पुत्र थे उनका नाम था सुसीम, और जो सेकेंड नंबर पे थे उनका नाम था अशोक, और जो सबसे लास्ट वाले पुत्र थे उनका नाम था तिस्य। तो हम देखेंगे कि इस प्रकार से जो बातें हैं वो हम आगे डिस्कस करते हुए चल रहे हैं। तो आप देखेंगे कि इस विद्रोह को दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है। सुसीम को सुसीम को भेजा जाता है सुसीम को भेजा जाता है, लेकिन सुसीम इस विद्रोह को दबाने में असफल हो जाते हैं, यानी कि इस विद्रोह को दबा नहीं पाते हैं। तब उसके बाद जो बिंदुसार हैं उन्होंने अपने दूसरे पुत्र यानी कि अशोक को भेजा। आपको एक बात और बता दें कि जिस समय अशोक को भेजा था, यह कन्नौज के गवर्नर, यानी कि आप देखेंगे कि जब मैंने आपको 16 महाजनपद पढ़ाया था तो उसमें अवंती का नाम मैंने आपको जरूर से जरूर बताया था कि अवंती जो था उसकी जो राजधानी थी वो महिष्मती थी और उज्जैन महिष्मती थी। तो जब मैंने आपको बताया था तो उसमें आपको बता दूं कि अवंती की राजधानी उज्जैन 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 के गवर्नर थे उस समय। यानी कि कह सकते हैं कि गवर्नर का मतलब समझ लीजिए, जो उज्जैन के उस समय कह सकते हैं कि एक छोटा सम्राट के रूप में कार्य कर रहे थे अशोक। तो इनको यहाँ से भेजा जाता है कि आप जाइए और इस विद्रोह को दबाइए। तो जब अशोक जाते हैं, यानी कि आपको बता दें कि जब उत्तरापथ में विद्रोह होता है तो उसको सबसे पहले दबाने के लिए सुसीम को भेजा जाता है, और सुसीम उस विद्रोह को दबाने में असफल रहता है। तो उसके बाद जो बिंदुसार है वो अपने दूसरे पुत्र यानी कि दूसरे ज्येष्ठ पुत्र अशोक को भेजते हैं, जो उस समय अवंती की राजधानी उज्जैन के गवर्नर थे। तो यह उज्जैन से तक्षशिला जाते हैं और वहां पे उस विद्रोह को दबा देते हैं, यानी कि शांत कर देते हैं।
तक्षशिला के विद्रोह को शांत कर देते हैं। इस प्रकार से एक जो बड़ी पहली हमें अशोक की उपलब्धियां देखने को मिलती है, उनमें सबसे पहली उपलब्धि हमें यही देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त क्या कहते हैं, जो बिंदुसार थे, उन्होंने अपने पहले ज्येष्ठ पुत्र को भेजा था, तो वो इस विद्रोह को नहीं दबा पाते हैं, लेकिन जो अशोक थे वह इस विद्रोह को दबा देते हैं। हालांकि इन्होंने विद्रोह को दबाने के लिए काफी मारकाट यानी काफी नरसंहार, ऐसा हमें पुराणों में उल्लेख देखने को मिलता है कि इस विद्रोह को दबाने के लिए करीब 8,000 से ज्यादा ब्राह्मणों और कई ऐसे जो जनजाति थी उनका सफाया किया था अशोक ने। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि अशोक जो है वो इस समय अभी तक इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण नहीं किया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि इस समय जो अशोक हैं वो बहुत ज्यादा खुखार हैं। और उसके बाद अभी आगे हमें कुछ और बातें इनके बारे में जानने को मिलेगी। तो मैंने आपको बताया कि जो अवंती के गवर्नर थे उस समय, और यह तक्षशिला जाते हैं और इस विद्रोह को दबाते हैं, इसमें काफी नरसंहार करते हैं, ऐसा हमें उल्लेख देखने को मिलता है। तो उस नरसंहार से उसके बाद जब वहां से आते हैं, आप इसी के दौरान हमें एक और वर्णन देखने को मिलता है कि जब अशोक आ रहे होते हैं तो नेपाल की तरहट्टी में, आपको बता दें कि नेपाल की तरहट्टी में एक सख जाति, आपको बता दें कि माफ कीजिएगा, खस जाति ने भी विद्रोह किया था। खस जाति ने भी विद्रोह किया था। विद्रोह क्या था, वहां पे अराजकता जो थी वो फैली हुई थी अपने सम्राट को लेकर कि हम इनके स्वाधीन में काहे करें। तो आपको बता दें कि जो नेपाल की खस जाति थी वहां पे अराजकता फैला हुआ था। तो अराजकता फैला हुआ था, तो इसको भी जो है वह अशोक जो है उसको भी दबाते हैं। अशोक इसको भी शांत करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि अशोक की जो पहले ही हमें जो उनके एक सम्राट होने का जो हमें दावा है वह इस प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है कि जो अशोक है उन्होंने ही जो तक्षशिला के विद्रोह थे उसको दबाया था। उसके बाद हम देखेंगे कि नेपाल की सख जाति है उसको भी दबाया था और इस वहां पे शांति स्थापित की थी। उसके बाद जो हमें इसके आगे का जो हमें उल्लेख देखने को मिलता है, एक और इनके बारे में हमें जानकारी देखने को मिलती है कि दिव्यावदान के अनुसार एक स्वदेश नामक राज्य था, स्वराज्य माफ कीजिए, स्वराज्य नहीं है, यहाँ पे है स्वास देश, माफ कीजिएगा, स्वास देश है, स्वास देश नामक एक जगह था जहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य माफ कीजिएगा, अशोक अपने युद्ध का एक जो साम्राज्य के विस्तार है उसको करता है, यानी कि एक युद्ध लड़ता है। और इस राज्य को अपने राज्य में मिला लेता है। तो जो हमें देखिए अशोक के बारे में जो हमें जानकारियां हैं वो पहले से ही देखने को मिल रही है कि हालांकि जो इनके सबसे बड़े पुत्र हैं सुसीम, वह अभी तक एक भी विद्रोह को जो है वो दबा नहीं पाए हैं, लेकिन जो चंद्रगुप्त मौर्य है उन्होंने नेपाल के खस जाति को और तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया है और दिव्यावदान की जो युद्ध है उसको इन्होंने पार किया है। दिव्यावदान के अनुसार देखेंगे कि जो स्वदेश नामक जाति है उससे युद्ध करते हैं। उसके बाद देखेंगे कि फिर से एक बार हमें ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि तक्षशिला में एक दूसरा विद्रोह होता है। तक्षशिला में दूसरा विद्रोह होता है। दूसरा विद्रोह होता है। आपको बता दें कि जो तक्षशिला में दूसरा विद्रोह होता है यह जनता ने नहीं किया था। हालांकि जनता ने नहीं किया था, इसमें इसको करने वाले जो थे वो राजकीय लोग थे, यानी कि आप देखेंगे कि जो राज्य मंत्री थे, यानी कि जो
मंत्री के आसपास के जो मतलब कह सकते हैं एक षड्यंत्रकारी जो षड्यंत्र रचा गया था कि एक यहाँ पे विद्रोह होना चाहिए, तो हमें वह विद्रोह देखने को मिलता है। एक षड्यंत्रकारी जो विद्रोह है वह होता है तक्षशिला में, और इसको दबाने के लिए फिर से सुसीम को भेजा जाता है। हालांकि सुसीम इसको फिर इसको दबा लेते हैं, क्योंकि यह एक राज्य के अंदर होने वाले षड्यंत्रों का जो हमें बात है वो देखने को मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि सुसीम इस विद्रोह को दबाता है। इस विद्रोह को दबाने में सफल रहता है। सफल रहता है, इस विद्रोह को दबाने में वह सफल रहता है। उसके बाद की जो बातें हैं मैं आपको बताऊं तो हमें देखने को मिलती है, एक मिनट, हाँ तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। मैंने आपको बताया कि जो सुसीम है वो इस विद्रोह का दमन कर देते हैं। उसके बाद जो अगला विद्रोह होता है, यानी कि विद्रोह तो अब नहीं होता। आपको एक बात और बता दें कि जो बिंदुसार के, आप देखेंगे कि प्राचीन काल में आप जो बिंदुसार का राज्यकाल देखेंगे, उसमें सबसे ज्यादा हमें जो कह सकते हैं कि राजमंत्री हैं वो देखने को मिलते हैं, यानी सभासद जो है वो हमें सबसे ज्यादा जो है वो बिंदुसार के ही काल में हमें देखने को मिलते हैं। तो हम देखेंगे कि बिंदुसार के शासन काल में बिंदुसार के जो शासन काल में उसमें सांसद थे, सांसद कह लीजिए या कह लीजिए कि उनके जो निर्देशक थे, सांसदीय जो बैठक होती थी वो सबसे बड़ी और सबसे विशाल मानी जाती थी। सबसे बड़ी और सबसे विशाल मानी जाती थी। विशाल मानी जाती थी। मानी जाती थी। इसमें जो थे वो सदस्यों की संख्या जो थी वो 500 थी। 500 इसमें सदस्य थे, 10 थे। और इनके जो सबसे कह सकते हैं कि जो सबसे मुख्य सदस्य थे, उनका जो नाम था, जो हमें उनका नाम देखने को मिलता है, जो हमें इनका नाम देखने को मिलता है वह अल्ठोरी ऐसा करके नाम है वो मिलता है। वो मैं आपको आगे जब अशोक के बारे में पढ़ाऊंगा तो मैं आपको उसमें बता दूंगा कि अठोरी नामक एक जो है वो इसमें हमें देखने को मिलते हैं। तो इस प्रकार से हम देखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य बिंदुसार का जो संसदीय परिषद है वो सबसे बड़ा था। और इनके जो प्रधानमंत्री थे, मैंने आपको बता दूं कि जो इनके प्रधानमंत्री थे, इनके प्रधानमंत्री थे मंत्री थे वह थे चाणक्य। आपको बता दूं कि आप देखेंगे कि जो मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य, उनके जो गुरु थे वही उनके प्रधानमंत्री थे। और उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनके भी चाणक्य ही हैं, यानी कि विष्णुगुप्त। आपको बता दूं कि चाणक्य का जो नाम है वो हमें चाणक्य कहीं भी मिलता है, कहीं पे कौटिल्य देखने को मिलता है, कहीं पे विष्णुगुप्त देखने को मिलता है। तो यहाँ पे थे विष्णुगुप्त। विष्णुगुप्त तो इस प्रकार से मैंने आपको बताया कि जो ये थे, इनकी जो राज्यकाल थी वो इस प्रकार थी। इनके जो शासनकाल में विद्रोह हुए थे वो कुछ इस प्रकार से थे। वो मैंने सारी आपको बताने का जो प्रयास है वो किया है। उसके बाद हम अब आगे देखेंगे कि इनका जो विदेशी यात्रियों के, यानी कि आप देखेंगे इनके शासनकाल में विदेशी यात्री भी आए हैं। हालांकि चंद्रगुप्त मौर्य के भी शासनकाल में विदेशी यात्री जो थे
वो आए थे, उसमें हमें मेगास्थनीज का नाम मिलता है कि जो मेगास्थनीज थे वह प्रथम भारत में आने वाले राजदूत थे। तो अब इनके भी शासनकाल में एक हमें राजदूत देखने को मिलते हैं जिनका नाम है डायमेकस। तो मैं इसको थोड़ा सा साफ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको बता देता हूँ, नहीं तो यहीं पे मैं बता देता हूँ कि विदेशी संबंध। जो विदेशों के साथ इनका संबंध था वो कुछ इस प्रकार से था कि इनके ही शासनकाल में एंटीओक्सन, यानी आप बता दें एंटीओक्सन, यानी कि आप देखेंगे कि जो ईरान के शासक थे, यानी कि ईरानी शासक जो थे उनका नाम था एंटीओकस। ईरानी शासक शासक एंटीओकस 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 जो थे उन्होंने ही इनके शासनकाल में एक कह सकते हैं कि जो विदेशी यात्री थे, यानी कि राजदूत जो थे वो राजदूत भेजा था। उसका नाम जो था वो डायमेकस था, डायमेकस। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो इनके शासनकाल में आने वाले थे उनका नाम था डायमेकस। और इसके बाद हम देखेंगे कि इन्होंने एक पत्र लिखा, इन्होंने एंटीओकस को सॉरी माफ कीजिएगा, जो ईरानी शासक थे इनको एंटीओकस को एक बिंदुसार एक पत्र लिखते हैं और उससे वहाँ की 3 चीजें जो है वो उनसे मांगते हैं। तो आपको बता दूं कि एक पत्र लिखते हैं बिंदुसार एक पत्र लिखते हैं, पत्र लिखकर उन्हें भेजते हैं कि आप अपने राज्य से हमको 3 जो चीजें हैं वो दे दीजिए। तो उसमें जो पहला है, आपको मैं यहाँ पे पहला जो बता दूं, जो पहला है वह है अंगूर का मदिरा, अंगूरी मदीना। आपको एक बार बता दूं कि जो अंगूर के अंदर से जो मदिरा निकलता है वो काफी ज्यादा मीठा और काफी ज्यादा रसीला होता है। इस प्रकार से हम देखेंगे कि जो बिंदुसार है वह इनसे अंगूरी मदिरा, और जो दूसरा है वह सूखा हुआ अंजीर, यानी कि सूखा हुआ अंजीर होता है, सूखा हुआ अंजीर, अंजीर की मांग करते हैं। और जो तीसरा है, आपको बता दूं कि जो तीसरा है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इन्होंने मांगा था सोफियस्ट। आपको बता दें कि सोफियस्ट का मतलब होता है कि दार्शनिक, सोफियस्ट, सोफियस्ट यानी दार्शनिक। दार्शनिक, हालांकि जो वहाँ के शासक थे उन्होंने चंद्रगुप्त सॉरी माफ कीजिएगा, जो बिंदुसार थे उनको अंगूरी मदिरा और जो सूखा अंजीर था यह तो भेज दिया, लेकिन उसके बाद वो क्या कहते हैं कि हम दार्शनिक का जो है वो व्यापार नहीं करते, यानी कि हम अपने अपने यहाँ के जो दार्शनिक हैं उनका व्यापार नहीं करते और हम आपके यहाँ पर अपने यहाँ के दार्शनिक को भेज नहीं सकते। तो आपको जो एंटीओकस थे उन्होंने अपनी जो बातें थी उसको कहा कि हम 2 चीजें आपको दे सकते हैं, लेकिन जो हमारे यहाँ पे जो तीसरी है जो आपने सोफियस्ट की मांग की है, यानी कि जो दार्शनिक की मांग की है, वो हम आपको नहीं दे सकते। और इस प्रकार से हम देखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य सॉरी माफ कीजिएगा, जो बिंदुसार है वह सोफियस्ट को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड थे कि वो हमारे यहाँ पे आएंगे। तो इससे हमें एक और जो इनका जो एक और रूप है वो हमें देखने को मिलता है कि यह दार्शनिकों में काफी ज्यादा रुचि रखते थे। इससे हमें यह पता चलता है कि इनकी जो रुचि थी वह दार्शनिकों में थी और या दर्शनों में थी। इनकी जो रुचि थी, रुचि दार्शनिक दार्शनिकों में थी, में भी हमें यह देखने को मिलता है। इस प्रकार से हम जो है वो अपने पाठ्यक्रम को क्रमबद्ध से जो जानकारी है वो मैं आपको देता हुआ जा रहा हूँ। इनकी जो सारी चीजें हैं वो मैंने आपको बता दी है। इस प्रकार से मैं अब आगे बढ़ रहा हूँ। तो जैसा मैं बता दूं कि उत्तरापथ में
जो यहाँ पे विद्रोह होता था इसको दबा दिया गया। उसके बाद की जो सारी चीजें हैं वो हमने घटनाओं को क्रमबद्ध जो जानकारी थी वो दी। और इन्होंने अपने विदेशी जो व्यापार थे वो काफी ज्यादा, इनके भी जैसे कि आप देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के भी शासनकाल में हमें विदेशी जो आदान प्रदान है, संबंध जो है वो स्थापित दिखता हुआ मिलता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो क्या जो बिंदुसार थे इन्होंने भी अपने शासनकाल में भी विदेशों से अपना जो संबंध है वो स्थापित बनाए रखा। उसके बाद हम अशोक को देखते हैं तो अशोक ने भी अपने शासनकाल में विदेशियों से अपना जो संबंध था उसको स्थापित किए हुए रखा था। तो हम जब आगे चलेंगे तो इन सभी बातों पे डिस्कस करेंगे। तो मैं थोड़ा सा इसको साफ कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आगे की जो बातें हैं वो आपको बताता हूँ। तो आप इसको एक बार नोट जरूर से जरूर कर लें, क्योंकि आपके जो क्वेश्चन है उनके अनुसार से ही मैं आपको जो आपकी पाठ्यक्रम है मैं उसी के अनुसार से आपको पढ़ाने का जो है प्रयास वो कर रहा हूँ। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उनके जो विदेशी संबंध थे, यानी कि बिंदुसार के जो विदेशी संबंध थे उस पर हमने क्रमबद्ध एक जो जानकारी थी उसको आपको एक जानकारी दे दी। उसके बाद हम देखेंगे कि जो इनका धर्म था, यानी कि अब देखेंगे कि आपको मैंने बताया वीडियो के स्टार्टिंग में, क्लास के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका जो धर्म था वह था जैन धर्म था। और उसके बाद जो इनका धर्म है यानी कि बिंदुसार का जो सार का जो धर्म है यह ब्राह्मण धर्म के अनुयायी थे। आपको बता दूं कि ब्राह्मण ग्रंथ जो है और जो महावंश है उसमें भी हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है, यानी कि जैन ग्रंथ जो है उसमें भी माफ कीजिएगा, जो बौद्ध ग्रंथ है महावंश उसमें भी हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। और जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो उसमें भी हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है कि बिंदुसार जो था वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। और हमें एक ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है, इन्होंने 60,000 ब्राह्मणों को 60,000 ब्राह्मणों को 60,000 ब्राह्मणों को एक कह सकते हैं कि उद्घाटित किया था, यानी कि उनको जो कह सकते हैं कि उनको एक जो अनुदान था वो दिया था। 60,000 ब्राह्मणों को अनुदान दिया था। और उनको ऐसे काफी प्रकार की जो वस्तुएं थी उनको दान में दी थी, और उनकी जो जरूरत की सामग्री थी उसको भी इन्होंने हमें देखने को मिलता है। उसके बाद आप देखेंगे कि जब हम इनके बारे में जो जानकारी है वो तो हमने ले ली। उसके बाद अब हम देखेंगे कि इनके इनके बारे में जो जो इनकी युद्ध थी उस नीति को हमने देखा। उसके बाद हमने अशोक के बारे में जो थोड़ी बहुत जानकारियां थी उसके बारे में देखेंगे। अब उसके बाद हम देखते हैं इनके पुत्रों के बारे में और इनकी रानियों के बारे में। हमें ऐसा उल्लेख कई पुराणों में देखने को मिलता है कि इनकी जो रानियां थी वो हजारों की संख्या में थी, और जो इनके पुत्र थे वो करीब 50 से 25 हजार के आसपास थे। हालांकि ये जो बातें हैं वो मिथक हैं, वो सत्य नहीं है। तो हमें एक दिव्यावदान जो बौद्ध ग्रंथ है, आपको बता दूं कि जो दिव्यावदान है उसमें हमें यह उल्लेख देखने को मिलता है। वदान वदान के अनुसार हमें यह देखने को मिलता है कि बिंदुसार की 16 रानियां थी। सार की 16 रानियां थी, और जो उनसे बच्चे यानी कि उनकी जो संतान थी, जो उनसे उत्पन्न हुआ संतान था, उनसे उत्पन्न हुई संतानों की जो संख्या थी वह थी 101।
101। और आपको बता दूं कि इन संतानों में जो सबसे बड़ा संतान यानी कि जो इनके सबसे बड़े पुत्र थे यानी कि ज्येष्ठ पुत्र, सबसे बड़े, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा आपको सुसीम, सुसीम, और दूसरा नंबर का यानी कि दूसरे स्थान पे, और दूसरे स्थान पर अशोक, और सबसे लास्ट यानी कि सबसे छोटे पुत्र जो थे, सबसे छोटे छोटे थे छोटे पुत्र थे, उनका नाम तिस्य था। तिस्य था। इस प्रकार से जो उनकी एक बागडोर है वो हमें देखने को मिलती है कि उनके बाद का जो हमें शासनकाल देखने को मिल रहा है वो आप जानते हैं कि सुसीम जो थे, ऐसा हमें पुराणों में कई जगहों पे हमको ऐसा उल्लेख देखने को मिलता है कि अशोक ने अपने 1000 भाइयों का मृत्यु के घाट उतारने के बाद इस राज्य को अपने अपने आप को लिया था, यानी कि वहाँ का शासक बने थे। ऐसा हमें कई जगहों पे देखने को मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य माफ कीजिएगा, जो अशोक है वह बिंदुसार को ही मृत्यु के घाट उतारते हैं और उसके बाद उनको मारने के बाद इस राज्य को उस राज्य पे अपना जो है वह राजा के रूप में, शासक के रूप में शासन करते हैं। और ऐसा हमको तमाम जो बातें हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। तो इस प्रकार से जो हमने देखा कि बिंदुसार के बारे में जो एक हमारी क्रमबद्ध जानकारी है, हालांकि हमारी परीक्षा के दृष्टिकोण से जो जानकारी थी वो मैंने आपको सारी जो जानकारियां थी वो आपको दे दी है। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमारा जो एक पाठ्यक्रम है वो एक अपने अनुसार चल रहा है। तो जो अब हम देखेंगे, अब इसके बाद का आपको समझ आ रहा होगा कि जो इसके बाद की बातें हैं वो हमारा अशोक के ऊपर होगा। तो अशोक के ऊपर देखेंगे, अशोक, सम्राट अशोक के बारे में अब हमारा जो होगा वो आगे की जो हमारी क्लास है वो सम्राट अशोक के बारे में होगी। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि जो हमारा क्लास है वह अब इनका जो टाइम पीरियड है वह है 273 ईसा पूर्व से, जो अशोक का हमें टाइम पीरियड देखने को मिलता है वह 273 ईसा पूर्व से 236 ईसा पूर्व, सॉरी माफ कीजिएगा, 236 ईसा पूर्व तक मानी जाती है। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं अब हमारा जो अगला टॉपिक है यानी कि जो हमारा इसके आगे का जो भाग है वो उसके ऊपर होगा। तो मैंने अशोक के बारे में जो हमारी जानकारी है वह उसके आधार पे हम चलेंगे कि अशोक ने किस प्रकार से अपने राज्य को बढ़ाया। हम देखेंगे उनके बारे में जो हमारे जानकारी देखने को मिलती है, उस प्रकार से हम सारी बातें जो होंगी वो अशोक के बारे में अपने नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हालांकि अब अगर मैं अशोक की क्लास को स्टार्ट करूंगा तो वो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए जो अब हमारा अगला पार्ट है उसमें हम अशोक के बारे में जो सारी जानकारी होगी उसको समराइज करने का प्रयास करेंगे। हालांकि मैंने बिंदुसार के बारे में जो बातें थी वो आपको बता दी, और अगर इसमें से जो कुछ छूटा होगा उसको मैं अगले क्लास में जो अब अशोक का क्लास चलेगा उसमें मैं आपको बता दूंगा। तो आपको बता दूं, सबसे पहले मैं आपको इनके बारे में बताता हुआ चलता हूँ कि अशोक के बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वो किन किन स्थानों पे हमें देखने को मिलती है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो अशोक के बारे में जो हमें जानकारियां देखने को मिलती है वो ग्रंथों से ज्यादा हमें इनके अभिलेख देखने को मिल जाते हैं। यानी कि आपको बता दें कि अभिलेखी साक्ष्य इनके ज्यादा है। अभिलेखीय साक्ष्य हमें पुराणों और ग्रंथों से ज्यादा हमें जो है अभिलेखित साक्ष्य देखने को मिलते हैं। उस अभिलेखित साक्ष्य में हम देखेंगे कि इनके शिलालेख हैं, एक बृहद शिलालेख, लघु शिलालेख और एक गुहा लेख है। ऐसे आपको कह के जो है इनकी तमाम जो सारी बातें हैं मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी लेख कहाँ पर है, किस लेख में क्या लिखा हुआ है। तो 14 आपको शिलालेख देखने को मिलेंगे और बृहद शिला है, लघु शिला है, और इनमें जो राजाज्ञा है वो भी दिया है। तो इस प्रकार से हमें जो सारी बातें हैं वह इनमें देखने को मिलती है। उसके बाद हमें जूनागढ़ अभिलेख, यानी कि आप देखेंगे जो रुद्र दामन का जूनागढ़ अभिलेख है उसमें भी हमें अशोक के बारे में जो जानकारियां हैं वह देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से अब हमारा जो अगला क्लास होगा वह अशोक के ऊपर आधारित होगा। तो आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर मेरा क्लास पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर से जरूर शेयर कर दें, क्योंकि ये उनके लिए, अगर आपके सहपाठी होंगे तो उनके लिए जरूर से जरूर इम्पोर्टेंट होगा और उनका ये हेल्प करेगा। तो आज की क्लास को हम यहीं रखते हैं।
जय हिंद।